हम अब एक एक करके एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन को अलग से लेंगे, एक बार पैरेलल को। कल पीछे हमने केवल फॉर्मूले डेराइव किए थे सीरीज और पैरेलल के, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन वाले, है ना। तो अब एक बार अलग से पढ़ते हैं। बड़ा मतलब काम का टॉपिक है बहुत ही, सीरीज और पैरेलल वाला। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या रिजल्ट है क्या नहीं। इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, मैंने माना एक है C1 और इसके साथ डायरेक्टली ये अटैच कर दिया दूसरा कैपेसिटर, और वो हमने मान लिया है C2। एक C1 है और एक C2 है, ये हमने माना। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालने की बात करूं तो इसका ये मतलब था कि यहां से अगर मैं वोल्टेज V प्रोवाइड कर रहा हूं और ये अगर Q चार्ज फ्लो करवा दे तो एक अकेला कैपेसिटर वो भी Q ही फ्लो करवाएगा, ये हमने देखा था। ये C इक्विवेलेंट और यहां से भी जो चार्ज चल के गया था वो Q ही था। अब जो रिजल्ट्स अपने आ रहे हैं हम उनको थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहला रिजल्ट, क्या C इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला आया था 1/C1 + 1/C2, है ना भाई, सीरीज में ये आया था। दो का ही है तो हम बार बार ये उल्टा पुल्टी करने की बजाय इस तरह भी याद कर लेते हैं, C1 C2 अपॉन C1 + C2। दो का है तो हम सिंपली ऐसे भी याद करके आगे बढ़ते हैं। अगर इन जनरल बात हो रही है, n कैपेसिटेंसीज आ रहे हैं इन जनरल, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 कंटिन्यूड अप टू 1/Cn। अब मेरा पहला सवाल यहां पे ये आता है, इस तरीके से आप जो C इक्विवेलेंट निकालोगे वो क्या सबसे बड़ी वैल्यू जो है इंडिविजुअल उससे बड़ा होगा, या सबसे छोटी वैल्यू है इंडिविजुअल उससे छोटा होगा, या इनके बीच में कहीं होगा, बड़े से और छोटे के बीच में, ये बताओ। इनके बीच में होगा। और आपके पास तीन ऑप्शन बनते हैं यहां से, C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ जो भी C1 C2 अप टू Cn में मैक्सिमम, C इक्विवेलेंट इज लेस देन द मिनिमम ऑफ C1 C2 अप टू Cn, और तीसरा ऑप्शन है मिनिमम से तो बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बीच में होगा सर। बीच में होगा मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये हाँ ये सही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, एक छोटा सा एग्जांपल। मान लो ये 6 माइक्रोफैराड हो और ये 3 माइक्रोफैराड हो, तो बताओ ये फॉर्मूला लगा के कितना आ रहा है? बताओ ये फॉर्मूला लगा के कितने माइक्रोफैराड आया? दो। 6 × 3 18, 18/9 2। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा MCQ बन के आ जाए, आप इनके चक्कर में पढ़ने की बजाय क्या वेरीफाई ऐसे नहीं कर सकते एक बड़ा आसान सा एग्जांपल लेके? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? A, B और C में से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? बी। तो जो बी ऑप्शन है ये बता रहा है कि देखो 6 और 3 में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आ रहा है ये निकल के, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट निकलता है वो सबसे छोटे से भी छोटा हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट निकलता है, जो मिनिमम वैल्यू होगी सारे इंडिविजुअल C की, उनसे भी छोटा होगा। ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। सर ये ऑलवेज ट्रू है। क्या सर ये बात ऑलवेज ट्रू है? हाँ,
ये बात ऑलवेज ट्रू है, लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि आप एग्जाम्पल ले लेके देखते रहो, मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, सिंपल अलजेब्रिक की भी किस तरह। अब 0.5 माइक्रोफैराड का होता तो कोई सा ही ले लो आप, कोई एग्जाम्पल ले लो यार, इससे छोटा ही मिलेगा, छोटे से छोटा कोई एग्जाम्पल ले लो। कौन आएगा सर उसके सब्जेक्ट पे फिर? किसमें क्या आ रहा है बताओ, आप बताओ मुझे दो वैल्यू। 0.5 और 0.5। एक 0.5 है और दूसरा 0.5, तो ये लगाओगे तो 0.25 आएगा। क्या इनसे छोटा आ गया कि नहीं? लगाओ ना, फॉर्मूला लगा के देखो आप। पहली बात क्या है, रिजल्ट समझ आ रहा है सीरीज का पहला रिजल्ट कि भाई सीरीज में जो सी इक्विवेलेंट आता है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है इंडिविजुअल में, उससे भी छोटी निकल के आती है। क्या ये समझ आया कि नहीं? ठीक है। यस सर। तो ये कैसे, ये तो एक दो एग्जांपल ले लिए दो, लेकिन अगर मान लो कभी प्रूव भी करना पड़ जाए तो क्या मैथमेटिक्स दिखाएं इसमें, कैसे करें? करें हम इसको, करते हैं प्रूव। हर्षित आप हो ना क्लास में यहाँ आज? हाँ जी हर्षित, जवाब दो एक बार, आवाज ही नहीं आ रही। चलिए देखिए, हमारा फॉर्मूला है 1/c इक्वलेंट 1/c1 1/c2। कोई तो मिनिमम होगा इनमें, कोई एक तो मिनिमम होगा, कोई भी मान लो बीच में कोई एक मिनिमम है, 1/c मिनिमम, और लास्ट में गया cn। एक बार बताओ क्या ये इक्वेशन समझ आई है? क्या लिखी है मैंने, बताओ। कोई एक मैंने मिनिमम माना और वो इस तरह से कर दिया, ठीक है। दोनों साइड आप c मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड c मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा c मिनिमम अपॉन c1 प्लस c मिनिमम अपॉन c2 प्लस बीच में क्या बनेगा, 1 बना, 1 बन गया बीच में, और साथ में c मिनिमम अपॉन cn। और ये कैपेसिटेंस सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो आप ये देखो c मिनिमम अपॉन c इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अ पॉजिटिव वैल्यू। ये रेशियो ही तो है, ये 0.1 कोई 0.2 कोई 0.7, लेकिन ये सारे पॉजिटिव हैं। तो आप ये बताओ, ये जो फैक्टर है ये एक से बड़ा हो गया कि एक से छोटा है? बताओ। दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी कि c मिनिमम इज ग्रेटर देन c इक्विवेलेंट, और यू कैन से c इक्विवेलेंट इज लेस देन c। तो एक हल्का फुल्का मैथमेटिक्स लगा, कोई भारी मैथमेटिक्स थोड़ी लगा, और उससे ये चीज प्रूव भी होगी। बताइए, ये पहला पॉइंट समझ आया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये इसका जो प्रूफ है छोटा सा वो भी कर लेना। चलें आगे बढ़े, हो गया वो तो। यस सर। ठीक है, हाँ जी हर्षित, अब आपकी आवाज आई थी शायद, पहले तो मैं सुन ही नहीं पा रहा था। मैं कह रहा हूँ आप, मैंने जस्ट इसीलिए मना किया है कि थोड़ी गलत सी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी,
अभी थोड़े दिन और घर पे ही रहो, क्योंकि बहुत बुरी तरह से स्थिति है कोरोना की। तो अपने अपने घर पे ही पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर ना जाए, वही बेटर रहेगा। इसीलिए मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ अभी। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब ये देखें दूसरा पॉइंट, चार्ज स्टोर्ड का क्या रेशियो रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकंड पॉइंट आप बताएं। सेकंड पॉइंट, मान लो एक चार्ज Q चल के आया और मैं कह रहा हूं कि भाई इस पे तो Q1 स्टोर है और इस पे Q2 स्टोर है। तो बताओ चार्ज स्टोर का क्या रेशियो था? क्या सीरीज में सेम चार्ज स्टोर हुआ था कि अलग अलग? सेम। यानी कि सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सब में चार्ज स्टोर सेम होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना, वो सेम होगा। तीसरा पॉइंट, आपने वोल्टेज जो लगाई है V, जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, दरअसल ये कैसे बटेगी, इसका क्या लेखा जोखा है? मैं कह रहा हूं कि ये C1 था, यहां ये C2 था, ये C1 है, ये C2 है। हमने कहा कि इसके पास तो वोल्टेज आ गई V1 और इसके पास वोल्टेज आ गई V2। तो V1 और V2 का क्या रेशियो होगा? V1 और V2 का, V1 और V2 का बताओ। दो ऑप्शन है, या तो C1/C2 या 1/C1:1/C2, दो ऑप्शन है आपके पास। क्या होगा? आपको पता है ना, V1 को मैं लिख सकता हूं Q/C1, है ना भाई, पढ़ा है ना हमने। यस सर। और V2 Q/C2 हो जाएगा। हाँ, Q तो दोनों सेम ही है। तो V1:V2 होगा C2:C1। बट इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि 3 आगे, 4 आगे, 5 आगे, तो ये बनेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। इस तरह से ये वोल्टेज डिवाइड हुई। तो आप ये बड़े अच्छे से रिजल्ट्स, ये काम के हैं रिजल्ट्स। चार्ज वाला तो याद हो ही जाता है। वोल्टेज जो सीरीज में बढ़ती है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में बढ़ती है, ना कि डायरेक्ट रेशियो में। जैसे इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पे आपको यूं दिया गया है, दो कैपेसिटर, वही ले लेता हूं मैं जो अभी आपने लिए थे, 6 माइक्रोफैराड और एक 3 माइक्रोफैराड। नौ वोल्ट की सप्लाई यहां से दी, 9 वोल्ट। तो आपको बताना है कि V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ये बताना है। कीजिए और बताइए। V1 3, V2 6। अच्छा देखते हैं, अगर मैं यही चीज यहां लगाऊं तो V1:V2 क्या रेशियो बनेगा? उल्टा रेशियो बनाना है। उल्टा रेशियो मतलब 3:6, है ना भाई, 3:6। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 1/6:1/3, क्योंकि 3 आगे तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो इनको सीधा कैसे किया जाता है, इनको किस तरह से सीधा किया जाता है? जो एलसीएम है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ये एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1:2। तो V1:V2 आपका बन रहा है 1:2। 1:2 में डिवाइड करना हम अच्छे से जानते हैं कि 3 हिस्से कर दो, इनका सम 3 हिस्से कर दो। 9 वोल्ट के 3 हिस्से, 9/3, 3 वोल्ट। एक पार्ट V1 को दे दो और 2 पार्ट V2 को। तो एक पार्ट V1 को दे तो V1 तो 3 वोल्ट हो गया, और 2 पार्ट V2 को दिए तो V2 आपका हुआ 6 वोल्ट। अभी बताओ क्या ये क्लियर है ना, डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन? हाँ जी भाई बच्चों बताओ, क्या ये 2 पॉइंट समझ आ गए हैं सीरीज के? यस। कि सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, फोर्थ पॉइंट ये बन रहा है, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, मान लो सारे के सारे कैपेसिटर सी नोट हैं, सी नोट, सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो डायरेक्ट हमारे याद हो जाना चाहिए सी नोट बाई एन। एन कैपेसिटर से मान लो भाई ये भी सी नोट है, ये भी सी नोट है, ये भी सी नोट है, ऐसे ऐसे एन कैपेसिटर्स हैं, ये सारे सी नोट आपको दे रखे हैं और ये एन कैपेसिटर्स हैं। तो आप उल्टा पुल्टा करते रहोगे, उसकी बजाय डायरेक्ट भी दिमाग में रखो। थोड़ा सा टाइम ये भी बचा देता है हमारा कि अगर सीरीज में एन कैपेसिटर आएंगे तो सी इक्विवेलेंट ये इसी से आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C नोट प्लस 1/C नोट, ये चलता रहेगा एन टाइम्स, तो ये n/C नोट हो जाएगा और रेसिप्रोकल करोगे तो C नोट बाई एन आ रहा है। दूसरी बात, अगर आपने इस केस में वोल्टेज V अप्लाई की, वोल्टेज V अप्लाई की, तो वैसे तो हमने पढ़ा था इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब सेम है। तो n टुकड़े कर दो, यहां भी वोल्टेज आएगी V/N, यहां भी वोल्टेज आएगी V/N, हर जगह V/N वोल्टेज आ जानी है, हर ही जगह V/N वोल्टेज आ जाएगी। अच्छा, चार्ज स्टोर्ड कितना होगा बताओ हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे, हर एक कैपेसिटर पे। तो चार्ज यहां से चलेगा, दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V। V C नोट बाई एन। हाँ, C इक्विवेलेंट इनटू V करोगे तो आया C नोट इनटू V/N। इसको मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पहली प्लेट पे आएगा C नोट V/N, सामने वाली पे माइनस C नोट V/N, अगली पे फिर C नोट V/N, इसी तरह ये चलता रहेगा पूरे पे। तो आप बताओ ये चार्ज स्टोर्ड वाला पॉइंट आ गया ना समझ, क्या था क्या नहीं? ठीक है, सीरीज में सारे सेम होंगे। तो ये आइडेंटिकल कैपेसिटर का एक पॉइंट बना लीजिए। चले भाई, हो गया नोट? वैसे इस समय नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक सा रहता है शाम के मुकाबले, मतलब वो जो 2 बजे वाला टाइम था उसके मुकाबले, तो शायद ऐसे भी स्क्रीन ठीक दिख जाती होगी बोर्ड, यस है ना? स्क्रीन शेयर की कोई खास जरूरत है नहीं, वो कई बार दोपहर सर, नेटवर्क तो ठीक रहता है पर बैटरी नहीं रहती फोन में। हैं, क्या कह रहे हो? बैटरी नहीं रहती फोन में, पहले 2 क्लास, उसके बाद वही है फिर और लगातार क्लास करते 10-10 मिनट के ब्रेक में फोन की बैटरी नहीं बचती। तो उसको चार्ज पे लगाए रखा करो फोन को, गर्म हो जाता है फिर कुछ नहीं चलता। तो आसपास छोटे भाई बहन को बैठा दो पंखा देके, भाई लगा रहे इसके हवा करने। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं। आपकी क्लासेस बढ़ गई ना, बढ़ गई आपकी क्लासेस कुछ? यस सर। नहीं, टाइम तो बढ़ा ही है, वो तो दिख ही रहा है टाइम बढ़ा है, लेकिन क्या क्लासेस भी बढ़ी है रोज की टाइम के अलावा? यस सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लास कौन सी बढ़ी है? शुभम सर की वैसे मैथ की बढ़ी, शुभम सर की वैसे वो सैटरडे को लेते थे क्लास हफ्ते में। अच्छा, अब डेली लेंगे, रोज लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तरुण सर की 2 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट की होगी, वही बात रहेगी लगभग। पहले 2 घंटे की चल रही थी क्या? यस, पहले वो कोरल की और हमारी साथ लेते थे। कोरल की हमसे आगे होगी तो फिर शायद 3 घंटे की हो जाएगी, पर उनसे अगर कंबाइन लेंगे तो तरुण सर कर लेंगे जुगाड़। चलो ठीक है, हम करते हैं अपना जुगाड़ करते हैं इधर, उनको छोड़ो अभी, इस पे आओ। चलिए भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट समझ आए ना आपको? अब ऐसे ही कुछ 2-4 आसान पॉइंट एक बार देख लेते हैं। किसमें?
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसी तरह की कुछ 2-4 चीजें हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ये देखिए, अब जो रिजल्ट है वो तो कल ला ही चुके थे, अब उससे ही देखते हैं कुछ क्या बातें बन रही हैं। हमने ये पढ़ा था कि ये C1 है, ये C2 है, फिलहाल ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल कल ढूंढना बताया था, उसका यूज भी अभी करेंगे। यहां पे ये वोल्टेज आपने V लगाई और हमने माना कि ये चार्ज Q चला। इसकी बजाय मैं अगर एक अकेला कैपेसिटर भी लगा दूं C इक्विवेलेंट और उस पे भी वोल्टेज V दें तो ये भी चार्ज Q ही देगा। तो इस C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं, C1 प्लस C2। तो पहला पॉइंट, अगर आप जनरलाइज करें इस चीज को तो C इक्विवेलेंट बन रहा है C1 प्लस C2 कंटिन्यूड अप टू Cn, और ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो क्या यहां से एक बार में ही नजर आ गया आपको कि जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा? सीरीज में तो सोचना पड़ा था, फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, पैरेलल में तो सीधा ही दिख रहा है। पैरेलल में मैं अगर 6 और 3 ओम लूं, 6 और 3 का क्या बनेगा वहां? 9 ओम। एक चीज, एक गलती जो आप करते हैं वो 10th वाला दिमाग में रहता है, एग्जाम में आधी बार वो गड़बड़ कर जाते हैं। सीरीज में पैरेलल का लगा देते हैं, पैरेलल में सीरीज का। आज भी एक बच्चे शुरू में कर रहे थे ना गलती, जिसने 0.5 का एग्जाम्पल दिया था, बोल सर 0.5 से तो 1 बन रहा है। ध्यान है पहले स्टार्टिंग में? यस सर। तो वही तो मिस्टेक कर रहे थे आपकी, 0.5 से 0.25 बनना था, तो हम फॉर्मूला गलत लगा पा रहे थे वहां पे। तो चलिए, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है सबके पास? वोल्टेज। यहां भी वोल्टेज भी आएगी, यहां भी वोल्टेज भी आएगी, लेकिन सेकंड पॉइंट में हमने चार्ज लिखा था, जो मैं वही 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट में हमने चार्ज लिखा था ना, चार्ज ऊपर। तो देखो, चार्ज तो बटेगा Q1 और Q2। अच्छा, कैपेसिटर का मतलब ही होता है चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो जिस ब्रांच का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिस ब्रांच का कैपेसिटेंस कम होगा वो कम। तो बताओ, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा कि इनवर्सली? डायरेक्टली। और अगर आप फॉर्मूले से देखें तो Q1 को आप लिख सकते हैं C1 इंटू V तो सेम है। Q2 को आप लिख सकते हैं C2, Q बराबर CV, याद है ना हमें? Q बराबर CV। तो ये बन रहा है Q1 इज टू Q2 इज इक्वल टू C1 इज टू C2। यानी कि पैरेलल में जो चार्ज है वो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा, और सीरीज में कैसे डिवाइड होगा? इनवर्सली। नहीं, सीरीज में तो चार्ज डिवाइड ही नहीं होगा। सीरीज में क्या चार्ज डिवाइड होता है? नो सर। हाँ, तो सही तरीके से जवाब दो। पैरेलल में तो चार्ज डायरेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा कैपेसिटेंस की, सीरीज में तो चार्ज डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, चलूं आगे बढ़ूं। तीसरा पॉइंट यही बन गया, वोल्टेज वाला। वोल्टेज तो क्या रहनी है? सेम, बिल्कुल सेम रहनी है। वोल्टेज तो बिल्कुल सेम रहनी है। और फोर्थ था n आइडेंटिकल वाला, वो भी बना देते हैं अभी। ये मिटा दूं मैं ये डायग्राम? यस सर। ठीक है। इसमें C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n, C नॉट हो जाएगा। हाँ, उसको डायग्राम के साथ ही कर लेते हैं थोड़ा, ताकि सब कुछ दिख भी जाए कि क्या है क्या नहीं। मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सपोज ये हैं, और आपने यहां से वोल्टेज दी है V, और ये सारे के सारे C0 और ऐसे ऐसे n हैं। पहली बात, C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? MC0 बन जाएगा। तो जो चार्ज आएगा Q बराबर CV, n इंटू C0V आएगा चार्ज। ये चार्ज चला, ये चार्ज घूमा, n इंटू C0V। और वैसे तो डायरेक्ट रेशियो में बटना था, पर सबका बराबर बंटवारा हो जाएगा क्योंकि सारे सेम है। तो इधर भी चार्ज कितना चल के गया? C0V।
इधर भी चार्ज सी नॉट वी, हर एक पे चार्ज सी नॉट वी, क्योंकि सबके पास वोल्टेज भी है इसलिए सी नॉट वी। तो इस पे सी नॉट वी, इस पे माइनस सी नॉट वी, हर तरफ से यही चार्ज निकल के आएगा और ये चार्ज यूं घूम जाएगा। तो आइडेंटिकल वाला काम हो गया ये चौथा पॉइंट। हो गया भाई नोट, बताओ। यस ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इन चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए, सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस के लिए। मान लो जैसे कोई ऐसी अरेंजमेंट आ जाए, ये आपको कोई अरेंजमेंट दिया, ये सपोज 2 माइक्रोफेराड, दिस इज 1 माइक्रोफेराड एंड दिस इज अगेन 1 माइक्रोफेराड। ये हमने कुछ सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन कर दिया, और यहां से जो वोल्टेज प्रोवाइड की है दैट इज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट ये आपने वोल्टेज प्रोवाइड की। तो आपको बताना है कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा ये आपको बताना है। थर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट बताओ, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 और 3 और 1 का पैरेलल, पैरेलल नहीं सीरीज में है, 3/4 3/4, 3 इंटू 1/3 प्लस 1। तो मेरे पास सी इक्विवेलेंट आ गया 3/4 माइक्रोफेराड, सी इक्विवेलेंट आ गया 3/4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो जो चार्ज निकला होगा Q वो मैं सीधा लगा सकता हूं सी इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि 3/4 और इंटू 60, यानी कि टोटल चार्ज जो बैटरी में से फ्लो करके गया है वो कितना गया है? 45 माइक्रोकूलम। यहां तक बात आई समझ? ये चार्ज चल के गया 45 और ये आगे भी यही है। तो अगर इस पे पूछा होता तो इस पे चार्ज ऐसे आया होता 45 और -45 माइक्रोकूलम। अगर इस पे पूछा होता कितना चार्ज स्टोर्ड है तो हमारा आंसर क्या होता? 45 माइक्रोकूलम, है ना भाई? ये नहीं पूछा इन्होंने। अब यहां पे चार्ज को डिवाइड करना होगा, चार्ज किधर ज्यादा जाएगा? जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो या कम हो? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उधर ही चार्ज ज्यादा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रेशियो। तो 2:1 में चार्ज आएगा। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। 2:1, 2:1 मतलब 3 पार्ट कर दो, 3 पार्ट किए 15, 2 पार्ट ऊपर जाने दो, यानी कि ये कितना आ गया? 30 और ये 15। तो आपने हर एक पे चार्ज स्टोर्ड बता दिया, यहाँ 30 माइक्रोकूलम, यहाँ -30, या 15 या -15। तो अगर इस पे पूछा जाए तो चार्ज स्टोर्ड है 30 माइक्रोकूलम, इस पे पूछा जाए तो चार्ज स्टोर्ड है 15 माइक्रोकूलम, और इस पे पूछा जाए तो चार्ज स्टोर्ड है 45 माइक्रोकूलम। बताओ क्या ये सवाल क्लियर हुआ? यस। ठीक है, हो गया होगा नोट। ये तो इतना सा ही काम था इसमें।
अच्छा, इसके बाद एक और अरेंजमेंट बनाते हैं। ये बताओ, ये मैंने 4 कैपेसिटर लगाए, ये चारों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। सीरीज। रुको, ये है। अब क्या होता है कि सवालों में मतलब कई रिकॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं। जैसे हमने किन्हीं भी दो को आपस में कनेक्ट कर दिया एक क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। मान लो इसको मैं यहां ले आया यूं, और इसको हम यहां ले गए यूं। एक तरीका ये है, कैसे भी आप बना सकते हो। इसको मैं वहां ले गया और इसको यहां ले गया। आपको निकालना है कि फाइंड सी इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी कीजिए। हाँ भाई, इस पर कोई ओटीपी नहीं आया तो कुछ ना बोले। क्या चीज को ओटीपी? 1360 नंबर कोई ओटीपी ना आएगी तो कोई ओटीपी नहीं है इसमें। टेन बाई 9। देखते हैं अभी। टू 6 2 6 4। देखो, ये दोबारा से मैं कोई इसमें कनेक्शन करूं। सपोज मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। दिख रहे हैं क्या? ये थोड़ा हल्का चल रहा है, कलर दिख रहे हैं? दिख रहा है। तो ये मतलब एक ही तरह का अरेंजमेंट है, कुछ कुछ चेंज कर दिया। तो आपसे ये पूछा है कि भाई सी इक्विवेलेंट बताओ। ऊपर वाले में क्या बना आपका? ऊपर वाले में क्या बना? क्या अभी आंसर बता रहे थे आप? शायद ब्रिगेश या कौन बता रहा था? 10 बाई 9। सी इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 10 बाई 9। अभी करते हैं चेक, डिस्कस करेंगे। एक बार नीचे वाला और अटेम्प्ट कर लो। क्या अब भी ऊपर वाले सारे सीरीज में हैं? नो। हाँ, अब नहीं है। कभी ऐसी लाइन पढ़ते चलो सीधी। नेक्स्ट का 5 आ रहा है। 5 में लिख लेता हूं ताकि चेक हो सके कि कितना है। हाँ जी भाई, देखो, क्या हमने उस दिन पैरेलल कैसे ढूंढना है नाम देके टर्मिनल को आगे बढ़ा के सीखा था? ये काम पैरेलल को ढूंढने का तरीका देखिए। यस। तो सुनो, ये ए है, जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी ए चलेगा। सीरीज में तो है नहीं। हाँ, यहां दिख रहा है। ये दोनों किस में है? ये दोनों
सीरीज में। अब देखो, अब आप यूं, मैं इसको मिटाता चलूंगा, आपने डायग्राम तो बना लिए ना दोनों, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता चलूंगा, यहीं पे सॉल्यूशन कैसे होगा। यहां दिख रहा है कि बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में, सीरीज में 2 और 3 का क्या होगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 3 कितना होगा, 6/5। तो मैंने इन 2 को हटाया, इन 2 को हटाया और 1 लगा दिया, और वो आपका बना 6/5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब क्या ये और ये सीरीज में है, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, क्या ये और ये सीरीज में है क्या, बोलो जवाब दो कुछ। नहीं है, क्योंकि बीच में एक ब्रांच निकली हुई है। अब बताओ, क्या यहां से यहां जाके देखो, क्या ये दोनों सीरीज में है, नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रांच है। चलो अब चेक करते हैं पैरेलल। ये ए, जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी टर्मिनल का नाम चलेगा, ये ए, सेम पोटेंशियल चल रहा है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ये काम आपको अपने सॉल्यूशन में करना है, मैंने तो वही मिटा के कर दिया है। सॉल्यूशन में पहला डायग्राम ये बना के आप देख सकते हो। अच्छा, फिर बी को लेके चलते हैं, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, कनेक्टिंग वायर पे सेम बी है, ये लो भाई। अब चेक करो क्या कोई पैरेलल में आए हैं क्या, ये किस किस के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर ए और बी, ये किस किस के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर ए और बी, और ये भी किस किस के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर ए और बी। तो बताओ ये तीनों किस में हो गए हैं, पैरेलल। यानी कि इससे अगला सॉल्यूशन का एक डायग्राम ये बना, और उससे अगला डायग्राम ये। वही सुनो, पैरेलल पहचानने का मतलब, मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं, बेस्ट तरीका ये है टर्मिनल के नाम डालो, क्योंकि यूं सोचोगे क्या है क्या नहीं, सबसे आसान तरीका ये है, और इसमें पक्का पता लगता है कि पैरेलल है कि नहीं। तो आपने तीनों दिखाए पैरेलल में। अब देखते हैं, ये 6/5, एक 5 और एक 10, और पैरेलल ही आ गया तो सारे जुड़ जाएंगे। 10 + 5 15, और प्लस 6/5 15 5 75। क्या आपने सही आंसर दिया था भाई? हाँ जी मृगेश बताओ। नो सर, हाँ, क्या गलती थी वो बताओ, मैं कहाँ गलती की थी? और 10th वाले फॉर्मूले में देखो, ये कब हटेंगे 10th वाले फॉर्मूले हमारे दिमाग से? हम सीरीज में पैरेलल का लगा जाएंगे, पैरेलल में सीरीज का, अगर 10th वाले लगाते रहे तो। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओ, नहीं तो आते आते सवाल गलत होगा कैपेसिटर का। चलिए भाई, पहला हो गया, समझ आ गया फर्स्ट। अगर फर्स्ट समझ आ गया है तो अब आप सेकंड कीजिए ट्राई। हो रहा है क्या सेकंड, बताओ। क्या सेकंड में शुरुआत में कोई दो सीरीज में है क्या, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बने थे हमारे अभी? सेकंड में कोई भी दो सीरीज में नहीं होंगे, कोई भी। 5 ही आएगा, सही है। देख लेते हैं, टर्मिनल्स के नाम डाल के देख लेते हैं। ये ए, तो ये भी ए।
देखो सीरीज तो कहीं है नहीं, पहले हमने चेक किया। 2 से 3 पे गए बीच में ब्रांच है, 3 से 5 पे गए बीच में ब्रांच है, 5 से 10 पे गए बीच में ब्रांच है। समझ आ रहा है ना ये? ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें टर्मिनल्स पहुंचाइए आगे। ये ए, ये भी ए, यहां तक ए आ गया। ये बी है, रुक गया, बी तो रुक ही गया। बी रुक गया तो इसको अलग नाम देना होगा। मान लो ये टर्मिनल डी है, सी में वैसे ही हटा रहा हूं कैपेसिटेंस के लिए। ये डी, ये भी डी, कनेक्टिंग वायर जब तक है डी चलेगा। ये भी डी और ये भी डी, और ये आ गया ए। बताओ 2 माइक्रोफैराड किन टर्मिनल्स के बीच में है? ए और डी। 3 वाला ए और डी, 5 वाला ए और डी, तो ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल। और लास्ट में अपना बाहर ही रखो बी। तो अगर हम देखें तो ये बना, ये आपका बना 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, और बाहर एक दिया है 10। पैरेलल में सारे जुड़ जाने, 5 और 3 8 और 2 10, तो ये 10 और ये भी 10, और ये दोनों सीरीज में। सीरीज में अगर आइडेंटिकल होता है तो सी इक्विवेलेंट होता है C0/N, तो 10/2, और 10/2 से आ गया 5 माइक्रो फैराड। सही था ये वाला, तो आपका जवाब सही था मेरे केस। हाँ जी बताओ, सीरीज पैरेलल किस तरह से फॉर्मूले यूज होने हैं, समझ आ रहे हैं ना ये? चलो भाई मैं आगे बढ़ूं। कोई किसी को डाउट है इन 2 सवालों में, ये जो 2 करवाए थे अभी? नो सर। नहीं है, ठीक है। कोई और अरेंजमेंट बनाते हैं, 1 मिनट। सर जैसे रेजिस्टेंस में भी स्टोर ब्रिज आता था, हाँ वैसे ही कैपेसिटेंस में भी आता है। आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा वही। देखो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ये कोई पॉइंट है एक्स। सारे कैपेसिटेंसेस आपको सी दिए गए हैं। फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन फर्स्ट पार्ट A and B, सेकेंड पार्ट A and X। मतलब क्या ऐसा भी होता है क्या, एक ही सर्किट में अलग अलग टर्मिनल्स के अक्रॉस पूछ सके तो अलग अलग आंसर आए, या इस तरह की कोई बात? लिख लो, ये बना लो ये सवाल। और इसमें एक पार्ट ले लेते हैं B एंड X, ये 3 पार्ट हो गए।
चलो मैं शुरुआत करवाता हूँ एक पार्ट की। सबसे पहले आपसे पूछा है बिटवीन ए एंड बी। अब इन टर्मिनल्स का क्या महत्व है ये देखिए आप। क्या आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है पहले ये बताओ? यस सर। ठीक है, अब देखो बिटवीन ए एंड बी का मतलब है कि अगर मैं ए और बी के बीच में कोई बैटरी लगा दूं तो क्या इफेक्टिव वैल्यू है। तो ऐसे केसेस में ना आप जरूर बैटरी लगा लिया कीजिए क्वेश्चन सोल्व करते समय, नहीं तो वो टर्मिनल गायब होने का डर रहता है जिसके अक्रॉस आपको निकालना है। अब सीरीज पैरेलल में वो टर्मिनल भूल जाओगे कहीं। अब देखो क्या ये एक्स कहीं कनेक्टेड है? क्या ये एक्स कहीं कनेक्टेड है? ये नहीं है, नहीं है तो हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। ये लेंथ जो निकली है किसी काम की नहीं है। अब आप समझिए, अब अपने टर्मिनल्स के नाम बढ़िए। ये x है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है और इधर ये सारे x पहुंच गए। अच्छा ये b है तो ये भी b होगा, ये भी होगा, ये भी b होगा और ये b होगा। और ये a है तो ये a हो गया और ये a हो गया। और ये बीच में आपको दिख रहा है ये दोनों किस में? अब ये दोनों सीरीज। तो C और C का सीरीज में कितना होगा? C/2। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा अपना डायग्राम बनाओ। आपको जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना उनको बार बार रखो। ए और बी मैंने बाहर किए। इसके अलावा ए की और एक्स्ट्रा टर्मिनल है एक्स, वो मैंने बीच में लगा दिया, एक्स। पहले मैं चेक करूं ए और एक्स के बीच में कौन कौन है। ये ए की है। सी और सी का क्या बनेगा? ए और एक्स के बीच में C/2। तो A और X के बीच में C और C का बना C/2। चलो जी, दो तो ये सिमटे। अच्छा B और X के बीच में कितने हैं? 2। पैरेलल में है कि सीरीज में? ये दो पैरेलल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2C। B और X के बीच में हो गए 2C। दोनों ये सिमटे दोनों। अब ये किस किस के बीच में है? A और B। तो इसको अलग से दिखा दो, A और B। अब तो शायद ये दिख रहा होगा आपको सर्किट कैसे सोल्व होना है, मतलब क्या सी इक्विवेलेंट आना है। ये दोनों किसमें? ये दोनों सीरीज में। बैटरी यूं लगी है तो बीच में तो कोई ब्रांच है ही नहीं, तो दोनों सीरीज में। तो इन दोनों का तो क्या बनेगा? C/2 इंटू 2C अपॉन C/2 प्लस 2C, है ना? आया समझ? तो ये 4 और एक 5, 2 से 2 कट जाना है, 5C। ये आ रहा है 2C/5। हाँ भी बताओ, यही आया ना 2C/5? अरे बोलो, समझ आया क्या ये नीचे वाला? और वो उस ऊपर वाले C के साथ पैरेलल में हो गया। तो बताओ क्या आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? सर ये दोबारा बताऊं तो? कौन सा पार्ट? मैं पूरा ही बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना था बिटवीन ए एंड बी, जहां ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो, कई टर्मिनल दिख रहे हो, तो जिनके बीच में निकालना उनके बीच में अपनी तरफ से एक बार एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ताकि वो कभी सीरीज में कहीं वो टर्मिनल ही गायब हो जाए। पता लगे हम किन्हीं दो को सीरीज पैरेलल में करके वो गायब ही करके आ रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पहले एक बैटरी लगा दो ताकि ये बचा रहे हमारे पास। फिर मैंने टर्मिनल्स के नाम देने स्टार्ट किए, ये एक्स था, इस तरह से। फिर मैंने जिनके बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना उनको बाहर रखा और बीच में जो और एक्स्ट्रा टर्मिनल है वो रख दिए। फिर मैं यहां ढूंढता गया ए और एक्स के बीच में सी और सी सीरीज में C/2, इस तरीके से। कैमरा बंद हो गया। एक मिनट, फोन आ गया था कोई। ए और एक्स के बीच में C/2, बी और एक्स के बीच में ये दोनों पैरेलल में बन रहे हैं तो 2C, और ए और बी के बीच में C। ये बताओ क्या इससे ये डायग्राम बनाना आ गया आपको? हाँ जी बताओ। मतलब एक्स को हटा देंगे बिल्कुल ना, एक्स तो मेरे काम का ही नहीं है ना, मुझे किस किस के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है? ए और बी। हाँ तो एक्स की मैं टेंशन नहीं लूंगा यहाँ पे, एक्स की कहीं जाए मुझे मतलब ही नहीं रहेगा उससे। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो इनका ये बना और फिर वो और ये पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट कितना है फर्स्ट पार्ट में? C + 2C/5 कितना आएगा?
7C/5। समझ आया कि नहीं? हाँ भी बताओ, पहला पार्ट हो गया। यस सर। सेकंड करो, ए और एक्स। सेकंड का 7C/6 और थर्ड का 7C/3। एक मिनट, सेकंड का 7C/6 और थर्ड का 7C/3। चेक करते हैं, अभी करेंगे क्योंकि बाद में कौन ये बनाएगा दोबारा, और ये तो वैसे ही बना दिया कोई डायग्राम। अब देखते हैं क्या क्या आंसर आएंगे। और बच्चों के आ रहे हैं क्या? अगर हाँ, एक्स पे अर्थिंग कर दें, अच्छा, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पे। अर्थिंग वगैरह करने से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चार्ज कितना आके स्टोर होगा, वोल्टेज कितनी आएगी, उन पे फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस जो है वो एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, आपने अर्थिंग किया तो उससे सी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज कितनी है या चार्ज स्टोर कितना है उन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन क्यू बाई वी सेम रहेगा। समझ गए हो? ओके। ठीक है। अच्छा चलो, अब सेकंड करते हैं बिटवीन ए एंड एक्स। मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं ना अब, ताकि दूसरा बना पाए हम। देखिए, दूसरी बार आपको निकालना है बिटवीन ए एंड एक्स। तो आप बताओ भाई, बैटरी कहां लगाऊं मैं? ये लगा दें ए और एक्स के बीच में, ठीक है। इस बार बी टर्मिनल मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इस बार बी टर्मिनल मेरे लिए किसी काम का नहीं है, चाहे वो कहीं जुड़ा हो ना जुड़ा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको उधर। अब मैं नाम पूछाऊं, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये एक्स है, ये एक्स गया, ये नाम तो सेम ही है, लेकिन इस बार एक्स गायब नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैटरी लगाइए। कभी कोई सोच जाए। अब जो आप इक्विवेलेंट बनाओगे, ए और एक्स को तो बाहर रखिए और बीच में कौन सा टर्मिनल डाल दीजिए? बी। समझ आ रहा है क्या? बताओ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब बताओ। तो अब मैं एक एक करके लाऊं। सबसे पहले मैं यहां देखूं, ए और बी के बीच में कितने हैं बताओ। इनमें देख के ए और बी के बीच में कौन है? ये है बस, केवल एक है, केवल एक है सी। अब बताओ बी और एक्स के बीच में कितने हैं? ये दो हैं, और ये पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में है। तो बी और एक्स के बीच में कितना बनेगा? 2c। और अब बताओ ए और एक्स के बीच में कौन है, कहां है? ये रहा नीचे, ए और एक्स, ये दो हैं। ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। तो ए और एक्स के बीच में कितना बनेगा? C/2। C/2। अब ये दोनों, ये तो वही बैटरी लगी है नीचे। अब ये दोनों किस में? सीरीज। तो सीरीज में बनेगा इन दोनों का C इंटू 2C/C प्लस 2C, 2C/3। तो जो अगला डायग्राम बनेगा वो ये आना है। ऊपर तो लगा है C/2 और एक लगा है 2C/3, और ये आपका बन गया A और ये बन गया X, और ये दोनों पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? C/2 प्लस 2C/3। एलसीएम लिया 6, 3C प्लस 4C, ये आ गया 7C/6। बिल्कुल सही जवाब था ये, 7C/6। बताइए क्या सेकंड पार्ट आ गया है क्या समझ? फर्स्ट का क्या आंसर आया था हमारा? यहां से तो मिट चुका है। फर्स्ट का क्या आंसर आया था? 7C/5। सेकंड का आया 7C/6। थर्ड और चेक कर लेते हैं, आज का आखिरी काम। समझ तो आया ना? ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सर्किट पार्ट चल पड़ा है इसमें। हाँ भाई, मुझे ये बता दो बस, ये आखिरी सवाल समझ आ रहा है आपको? सीरीज पैरेलल ढूंढने समझ आ रहे हैं किस तरह से टर्मिनल्स लेके चलने हैं? यस सर। ठीक है, तो आखिरी पार्ट बिटवीन बी एंड एक्स। बिटवीन बी एंड एक्स, तो इस बार बैटरी कहां लगाएं? इस बार जो बैटरी लगेगी वो यहां लगेगी, यहां। उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पॉजिटिव लगाओ कहीं भी नेगेटिव।
इस बार मुझे ए की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ए पड़ा रहेगा कहीं भी। अब मैं जब अपना डायग्राम बनाऊंगा, इक्विवेलेंट डायग्राम, तो उसमें जिनको मैं बाहर रखूंगा, एक तो बी है और एक एक्स है, और बीच में हम लेंगे ए। चलो जी, अब इंटरनल्स के नाम तो डाल ही रखे हैं। सबसे पहली बात, ए और बी के बीच में कौन है? एक ही है बस। ए और बी के बीच में एक ही है, सी। तो बैटरी है यहाँ बी और सर इसका 5c/2 आंसर किसका? लास्ट का हाँ पता नहीं, अभी 7c/3 आएगा। देखते हैं। बी और ए के बीच में केवल सी है। अब बताओ ए और एक्स के बीच में कितना है? ए और एक्स के बीच में बोलो c/2। और अब बताओ बी और एक्स के बीच में कितना है? बी और एक्स के बीच में ये रहे दोनों पैरेलल में c/3 है। ये दोनों का क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2c नहीं बनेगा, पैरेलल में है ये दोनों। कितना बनेगा? 2c, है ना। अब ये दोनों वही हर बार सेम सा तरीका हो रहा है, ये दोनों सीरीज में c इंटू c/2 अपॉन c प्लस c/2, 3c/2, c/2 से c/2 गया, ये आया c/3। ये c/3 आया, तो जो आखिरी डायग्राम बनेगा, ऊपर तो है 2c, 7c/3 आएगा सर। अच्छा ठीक है, और नीचे c/3, और अब जो सी इक्विवेलेंट आएगा इनका सम 2c प्लस c/3, तो ये आपका आया 7c/3। तो आप ये देखो, इस एक ही सवाल ने इधर उधर घुमा फिरा के आपको कुछ चीज, और ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही सोचा समझा सवाल बनाया था, हमने रैंडम सा डायग्राम बनाया था, कहीं ट्रायंगल कहीं कुछ। आपको क्या ये सीरीज, पैरेलल या टर्मिनल पहचानने आगे हैं कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सर्किट वाला कुछ पार्ट सीख लिया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर असाइनमेंट भेज देना। हाँ ठीक है।